हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे लूसेंट की सामान्य ज्ञान यानी कि जीके की बुक। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बुक इम्पॉर्टेंट है पीसीएस प्री के लिए, वनडे एग्जाम के लिए। इतिहास चल रहा है, आधुनिक भारत हम स्टार्ट करेंगे, आज से पार्ट 1 है। और ये टोटल सिलेबस है, आप यहाँ देख सकते हैं। आधुनिक भारत में हमें जो जो पढ़ना है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और गाइज़ इंस्टाग्राम पे चाहे तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कोई अगर आपकी क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज है तारीख पता नहीं क्या। तो गाइज़ एक्चुअली 24 मार्च है आज। ठीक है, तो घर पे रहना होता है तो डेट और दिन तो पता चलता ही नहीं है। तो राइट नाउ आई एम इन नोएडा। तो आजकल नोएडा में हूँ मैं। और गाइस मूवी चल रही है 83 यानी कि 1983 में जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप। तो वीडियो बनानी पड़ रही है इस वक्त। मूवी अच्छी है क्योंकि वीर सो गए हैं, तो जब वो सोते हैं तो वीडियो बनती है। तो मूवी भी देखी जा रही है और आपकी वीडियो भी बनाई जा रही है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइस जो पहला टॉपिक है यहाँ पे है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। ओके, तो हमेशा की तरह पहले हम बात करेंगे विषय सूची की दोस्तों। ओके, ये भी मैंने ऑफ नहीं किया अपना। चलिए एरोप्लेन मोड में आ जाते हैं हम लोग, और मैसेज आना हो गए बंद। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग विषय सूची की। इसमें हम कर रहे हैं इतिहास में प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक भारत की हम बात करेंगे, फटाफट ख़त्म करेंगे। और उसके बाद है विश्व इतिहास, भूगोल है, फिर भारत का भूगोल है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकॉनमी है, देन हमारे पास भारतीय संविधान है। और गाइज आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान है, विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो गाइज ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो हम क्या करेंगे, न्यू बुक अभी मेरे पास नहीं है फिलहाल, बट मैं ले लूँगी। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, पुराने से हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, पुराना डेटा तो बेकार हो जाता है। ठीक है, तो ये सब भी हो जाएगा। खेल कूद ये वाला जो टॉपिक है वो भी नई बुक से, और उसके बाद कंप्यूटर तो पुराना भी चल जाएगा। थोड़ा बहुत अपडेट होता है वो देख लेंगे हम लोग, नई बुक खरीद लेंगे हम लोग। अभी स्टैटिक पोर्शन चल रहा है इतिहास में, और ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है, इस वजह से मैंने बुक अभी चेंज नहीं करी है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है, मुगल साम्राज्य और क्या कर चुके थे, मराठा मुगल साम्राज्य पढ़ चुके थे। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं गाइस अब यहाँ पे आधुनिक भारत की। तो दोस्तों, अगर आपको ना मेरी वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अगर कोई लूसेंट पढ़ना चाहता हो, या अगर आपको लगता हो कि मैं अच्छा पढ़ा देती हूँ तो। और अगर आप लोग ना घटना चक्र करना चाहते हैं यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी, तो आप लोग ना मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से घटना चक्र भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है आधुनिक भारत। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। राइट, तो मुगल साम्राज्य का तो हो गया था पतन, उसका मराठा है उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट जो वीडियो थी उसमें। तो अब उत्तराधिकार युद्ध में क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। ठीक है भैया, ये कहाँ थे। अच्छा, इसमें लिखा है मुगल से स्वतंत्र होने वाले जो है राज्य संस्थापक, उनकी बात करें। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अवध जो है मुगलों से अलग हुआ और फ्री हो गया, फ्रीडम मिल गई। ठीक है, मतलब स्वतंत्र हो गया। राइट, और इसके जो संस्थापक है उसकी भी बात करें तो वो है आपका सआदत खां। राइट, तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट। हैदराबाद भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है चिन किलिच खां, और है या ये एक ही बंदा है, निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ। ठीक है, एक ही बंदा है, तो ये संस्थापक था हैदराबाद का। रोहेलखंड भी इंपॉर्टेंट है गाइज, वीर दाऊद ये एवं क्या है, अली मोहम्मद खां। राइट, बंगाल भी इम्पोर्टेंट है, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, कर्नाटका ये सादुतुल्ला खां, और भरतपुर चुरामन, और क्या है, बदन सिंह। ठीक है, तो अवध याद रखिए बिल्कुल, हैदराबाद भी, रोहेलखंड भी, बंगाल भी, और ये दो अगर याद होते तो ठीक है, नहीं होते तो भी याद कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ नोट्स में लिखा है, देखिए क्या लिखा है, मुगल सम्राट क्या, मोहम्मद शाह ने सआदत खां। कौन है ये सआदत खां, तो गाइस ये लिखा है सआदत खां, जो स्वतंत्र हो के मतलब जिसने अवध की जो है अवध राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, तो इस यहाँ पे लिखा है कि जो मुगल सम्राट थे यानी कि मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सआदत खां का जो असली नाम क्या था, मीर मोहम्मद अमीन था। ठीक है, चलिए अब देखिए बहादुर शाह का पूर्ण नाम बात करें तो मुअज्जम था। क्या था, मुअज्जम। राइट, तो
अच्छा फिर से वापस आते हैं। उत्तराधिकार युद्ध में क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया, यानी कि अभी भी जो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट की बात हो रही है। तो कौन बन रहा है अभी, ठीक है, औरंगजेब तक हमने कर लिया था, उसके बाद की बात हो रही है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नाम आता है बहादुर शाह का, तो बहादुर शाह की हम यहाँ बात करें तो बहादुर शाह का नाम क्या है यहाँ पे, मुअज्जम है, मुअज्जम, ठीक है। अच्छा, बहादुर शाह को जो है इसमें लिखा है शाह एक खबर, ठीक है, के उपनाम से पुकारा जाता था। और जहांदार शाह अपने शासन में जो है लाल कुमारी नाम की वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रहा था, ठीक है। फिर मुगलकालीन इतिहास में क्या होता है, सैयद बंधु यानी कि हुसैन अली खां और क्या है अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। क्या, शासक निर्माता के रूप में, किसे, सैयद बंधुओं को शासक ने, ये शासक बनाते थे, ठीक है। मतलब ये कहते थे हाँ भैया ये बंदा सही है शासक बनने के लिए। कौन कौन थे ये सैयद बंधु, हुसैन अली खां, तो नाम याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, ठीक है। फिर हल्का जहांदार शाह को क्या है लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। अच्छा, फिर है फर्रुख शेर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। तो भी ये मुगल काल का एक शासक था फर्रुख शेर, क्या घृणित कायर कहा जाता था। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण क्या होता है, जो मोहम्मद शाह को क्या है रंगीला बादशाह कहा जाता था। किसको, मोहम्मद शाह को क्या बोला गया, रंगीला बादशाह, ओके। एक संगीतकार के रूप में क्या है मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना करी, मतलब एक संगीतकार था। फिर इसमें लिखा है तुरानी सैनिक यानी कि हैदर बेग ने क्या किया कि 1720 में सैयद बंधु यानी कि हुसैन अली खां की हत्या कर दी। अभी जो हमने कहा कि शासक निर्माता कहा गया, शासक निर्माता हुसैन अली खां और क्या है अब्दुल्ला खां। तो ये जो है हुसैन अली खां यानी कि सैयद बंधु, इसको मारने का काम किसने किया, हैदर बेग ने। कहाँ का था, तुरानी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या होता है, हैदराबाद के चिन किलिच खां ने क्या कहते हैं निज़ामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। यानी कि हैदराबाद की स्थापना चिन कुली खां, अभी हमने पढ़ा था चिन किलिच खां, सॉरी देखिएगा इस यहाँ पे क्या लिखा, हैदराबाद चिन किलिच खां, या फिर इसी को उपाधि निज़ामुल मुल्क की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए। फिर इसमें लिखा हैदराबाद की स्थापना जो है आपका तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना जो है ईरानियों ने की, ठीक है। अच्छा, ईरान के सम्राट, ईरान मतलब फारस, ठीक है, जो हम अभी पहले फारस पढ़ते थे अब हम ईरान पढ़ रहे। तो ईरान के जो सम्राट है यानी कि नादिर शाह ने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। कब किया, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। अच्छा, तो उस समय जो दिल्ली का शासक कौन था, मोहम्मद शाह था, अभी हम देख रहे थे, ठीक है। तो नादिर शाह जो है ये बंदा, नादिर शाह, दो बंदों का नाम है, एक ईरान का नादिर शाह और दिल्ली का मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह को जो है ईरान का क्या बोला जाता था, नेपोलियन बोला जाता था। अच्छा, नादिर शाह जो है 70 करोड़, लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहाँ का बनवाया हुआ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर क्या होता है फारस यानी कि ईरान भाग जाता है, ठीक है। तो गैस ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि जो कोहिनूर हीरा था शाहजहाँ के पास था, ठीक है। तो नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट बात इसलिए हो जाती है कि जो नादिर शाह है ना, ये कोहिनूर हीरा तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको लेके कहाँ भाग गया, फारस भाग गया, और तख्ते ताउस लेके भी भारत भाग गया। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तख्ते ताउस को ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मयूर सिंहासन बोल रहे हैं। इस पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था वो यही था मोहम्मद शाह, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से बात करें। अच्छा, यहाँ लिखा है शाह आलम द्वितीय यानी कि अली गौहर, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इसका जो शासनकाल है इसके शासनकाल में क्या होता है कि 1803 में अंग्रेज़ों ने क्या करा, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसी के टाइम में अंग्रेज़ों ने क्या करा, दिल्ली पर कब्जा। तो ये बड़ी बात हो गई कि अंग्रेज़ दिल्ली पर कब्जा कर चुके थे। कब, 1308 की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, जैसे यहाँ पे पानीपत का तृतीय युद्ध हमने पढ़ा था, ठीक है। कब हो रहा है, 1761 में हो रहा है, मराठा और अहमद शाह के बीच में हो रहा है, अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में हो रहा है। ये मराठा और क्या है अहमद शाह के बीच में हो रहा है, जिसमें हारता कौन है, मराठा हार जाते हैं, ठीक है। कहानी है 1700, अभी हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें जब मराठों का उत्कर्ष पढ़ा था तो भी हमने ये पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़ा ही था, ठीक है। तो जो तृतीय युद्ध है वो इसमें क्या होता है, मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। मराठा हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली जीतता है। अच्छा, जो अहमद शाह है उसका वासी
अहमद खां था। ठीक है, इसने 8 बार क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, गुलाम कादिर खां ने क्या किया कि 1806 में शाह आलम द्वितीय, वही इंसान है जिसके टाइम में क्या होता है, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अच्छा, तो गुलाम कादिर खां इसने क्या करा, शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। कब की बात है, 1806 की बात है। 1803 में दिल्ली पे कब्जा अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि बहादुर शाह द्वितीय, तो ये अंतिम मुगल सम्राट था, ये भी हो जाता है बात इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने देखिए कौन कौन से नाम हमने पढ़ लिए गए थे यहाँ पे। देखिए एक तो हमने यही पढ़ा था, जो सबसे पहला नाम हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह एक हमने देख लिया। उसके बाद गई अभी तो यही नाम था, एक शाह आलम द्वितीय हमने पढ़ लिया। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के बाद हमने कौन सा, शाह आलम द्वितीय पढ़ा। तो गैस एक है अहमद शाह अब्दाली हो गया, यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय हो गए। तो बहादुर शाह द्वितीय जो है मुगल सम्राट में जो है अंतिम शासक हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है। उसमें भाग लेने के कारण क्या है, अंग्रेजों के द्वारा जो है बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। कौन सा बंदा है, यही वाला है। तो गैस 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है और आधुनिक भारत में तो हम इसको पढ़ेंगे ही, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब 1857 की क्रांति होती है तो दिल्ली पर कौन होता है, मुगल सम्राट बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय होता है, इसी का नाम है जफर। राइट, तो बहादुर शाह द्वितीय होता है तो क्या होता है कि अंग्रेजों ने क्या करा, इसको बंदी बना लिया उस समय। ठीक है, उस समय यानी 1857 की बात है, बंदी बना लिया और कहाँ भेज दिया, रंगून। रंगून कहाँ पे गए अभी, म्यांमार। म्यांमार पहले भारत में ही था, मतलब रंगून जो है भारत का ही पार्ट था। ठीक है, आज नहीं है। लाल किला स्थित जो है हीरा महल, जो है बहादुर शाह जफर ने बनाया था। ठीक है, अब मशहूर है मिर्ज़ा गालिब, बहादुर शाह जफर के ही समय जो है दिल्ली में रहते थे। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब कब रहते थे, बहादुर शाह जफर के। अब इसमें लिखा है हयात बख्श बाग, लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग, लाल किला दिल्ली में। अच्छा गाइस, यहाँ पे देखिए क्या है, अभी हमने तो पार्ट जो 39 था वो था उत्तरकालीन मुगल सम्राट, हमने देख लिया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बहुत खास नहीं था, लेकिन कुछ खास भी। अच्छा, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, वो भी देख लेते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राट की बात करें, देखिए एक हमने देखा था बहादुर शाह, उसका टाइम पीरियड आप देख लीजिएगा। फिर है जहांदार शाह। ठीक है, फ़र्रुखशियर हो गया, फ़र्रुखशियर नाम भी ठीक है, इंपॉर्टेंट सा है। ठीक है, मोहम्मद शाह हो गया, अहमद शाह हो गया, आलमगीर द्वितीय हो गया आपका, शाह आलम द्वितीय हो गया और अकबर द्वितीय हो गया। और सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है बहादुर शाह जफर हो गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम देखिएगा, इस क्या क्या हो गया, बहादुर शाह याद रखिएगा। ठीक है, फ़र्रुखशियर भी है, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। ठीक है, और तो उसके बाद है ये आलमगीर द्वितीय हो गया, क्योंकि इसके ओके नहीं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शाह आलम द्वितीय याद रखिएगा, अकबर द्वितीय भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बहादुर शाह जफर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इतनों का याद रखिएगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है पार्ट 40। ठीक है, आधुनिक भारत में। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बाद भारत में जो है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, यानी कि अब क्या हो रहा है गाइस, जैसे ही मुगल साम्राज्य जो है आपका पतन की तरफ चल रहा है, तब अंग्रेज़ों का जो है भारत में आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो वो अपनी कंपनी के साथ आ रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कि 17 मई 1498, ठीक है, 1507 तक तो कौन था गाइज, वो था औरंगजेब था ही था। ठीक है, ये उसके अंदर की ही बात है, राइट, यानी कि औरंगजेब के समय की बात है। तो 1498 में क्या होता है, वास्को डी गामा, ये हम सब जानते हैं, क्या आता है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित क्या है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच एक नई समुद्री मार्ग की खोज करता है। इस यात्रा को में जो है, इस यात्रा में क्या होता है, वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने क्या करी, सहयोग किया। तो गाइस ये हो गया आपका, जैसे सपोज ये भारत है आपका ना, नीचे वाला पार्ट है भारत का। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे है आपका कालीकट। ठीक है, इस साइड। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से आता है, यूरोप मतलब यूरोप में एक कंट्री है पुर्तगाल, वहाँ से आता है। ठीक है, और कब आता है, 1498 में आता है। कहाँ पे आता है, कालीकट बंदरगाह पे आता है। ठीक है, अच्छा, तो इसका हेल्प कौन कर रहा है यहाँ पे, ये कर रहा है अब्दुल मनीद, गुजराती पथ प्रदर्शक है। ठीक है, अब क्या होता है, 1505, अभी भी औरंगजेब है इस वक्त। ठीक है, गद्दी पर, क्योंकि 1507 में हटता है या मरता है। ठीक है, तो 1505 में क्या होता है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा क्या होता है, भारत में प्रथम क्या होता है, पुर्तगाली वायसराय होता है। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट। तो देखिए वास्को डी गामा तो आता है, भारत की खोज कर ही लेता है। ठीक है, मतलब यूरोप से आता है, भारत तक पहुंच ही जाता है। लेकिन अगर हम कहें प्रथम जो है वायसराय की बात करें, जो पुर्तगाल का है, उसका नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, कैसे याद रखिएगा। उसके बाद है 1509 में क्या होता है, अल्फांसो द
अल्बुबर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। ये नाम जो है ना 2 4 5 नाम है जो कि एक के बाद एक आएंगे और एक के बाद एक इंपॉर्टेंट है, लाइन से याद रखिएगा। तो ये तो पहला वाइसराय हो गया आपका फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, राइट। लेकिन जो अब हम बात करेंगे 1509 में, वो है अल्फांसो दे अल्बुकर्क, ठीक है। तो ये क्या होता है, भारत में पुर्तगालियों का क्या होता है, वायसराय बना। और इसने जो है 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। मतलब इसने ये काम किया, गोवा को जीत लिया इसने, ठीक है। चलिए, तो मतलब गोवा किसके बाद, अब बीजापुर का शासक था, यानी कि यूसुफ आदिल शाह था, उसके पास था, तो उससे युद्ध हुआ होगा और उसने गोवा को जीत लिया। अच्छा, पुर्तगालियों ने जो है अपनी पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, तो इस पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कोचीन में खोली। कहाँ खोली, कोचीन में खोली, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। अब लिखा है दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी, ठीक है। दक्षिण पूर्वी तट यानी कि ये वाली साइड, यानी कि गाइस भारत की ये वाली साइड। पुर्तगालियों के बाद भारत में जो कौन आता है, ये क्रम भी याद रखिएगा कि पहले कौन आए, पुर्तगीज आए, फिर उसके बाद डच आए, ठीक है। अच्छा, तो भारत में पुर्तगालियों के बाद कौन आ रहा है, डच। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन, ठीक है, 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा, ठीक है। अब देखिए, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी, फिर से बात हो गई, तो पुर्तगालियों की पहली जो व्यापारिक कोठी हमने पढ़ी, कहाँ पे पढ़ी, कोचीन में पढ़ी, राइट। उसके बाद जब डच आते हैं तो उनकी पहली व्यापारिक कोठी की बात करें तो वो 1605 में कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में स्थापित की। तो पुर्तगालियों की कहाँ पे, कोचीन में, और इनकी कहाँ है, मसूलीपट्टनम में होता है। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी के तो पुलिकोट में स्थापित है, जहाँ उन्होंने अपना जो है स्वर्ण सिक्के यानी कि पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बना लिया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम, दूसरी पुलिकट, और यहीं पे पैगोडा यानी कि इनका स्वर्ण सिक्का, उसको ढाला यहाँ पे, ठीक है। और मसूलीपट्टनम इनका केंद्र बना रहा, जितना भी काम कर रहे हैं मसूलीपट्टनम से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है कंपनी और स्थापना की बात। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको तो रट लीजिए, ऐसा कुछ। जैसे इसमें लिखा है हर एक की जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट। देखिए, ईस्ट इंडिया का क्या मतलब है, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप कहीं यहाँ है, जैसे ये बात करें, नॉर्थ अमेरिका हो गया, फिर उसके नीचे होता है साउथ अमेरिका, यहाँ पे होता है यूरोप, यहाँ पे है अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद यहाँ पे है एशिया में यहाँ पे भारत हो गया, और यहाँ पे आपका होता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर बात करें ना, तो ये ना यूरोप के ईस्ट में आता है एशिया, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ईस्ट में आता है, ईस्ट यानी कि पूर्व में आता है, इसलिए यही है ईस्ट, ठीक है। इंडिया कंपनी, तो सारी इंडिया में जो कंपनियाँ आई हैं वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट में व्यापार के लिए है, ठीक है। तो पुर्तगालियों की भी है, अंग्रेज़ों की भी है, डच की भी है, डेनिश की भी है, तो फ्रांसीसी और स्वीडिश, इन सब ने अपनी अपनी कंपनियाँ भारत में खोली है। अच्छा, कब किसने खोली है, तो जैसे पुर्तगाली की बात करें तो उन्होंने 1498 में, ठीक है। उसके बाद अगर अंग्रेज़ों की बात करें तो 1600 में, मतलब इनकी कंपनी की जो है स्थापना हुई है, ठीक है। खोली नहीं, मतलब इनकी कंपनी की स्थापना। तो पुर्तगालियों की 1498 में होती है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो मेन जो अंग्रेज़ों वाली थी वो 1600 में इसकी स्थापना होती है। डचों की जो होती है 1602 में होती है। 1616 में डेनिश की होती है। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1731 में होती है स्वीडिश, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसे रट लीजिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ छूटा तो नहीं, तो इसमें डचों, मतलब सबसे पहले पुर्तगीज थे, उसके बाद डच की बात आ रही है, तो डच पढ़ रहे हैं। तो डचों ने क्या किया, भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे, ठीक है। उसके बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 को अंग्रेज और डचों के मध्य जो है आपका वेदरा का युद्ध होता है, उसमें होता है। मतलब ये हो गया कि पुर्तगीज के बाद डचों में भी क्या होता है कि 1759 में आक्रमण होता है, युद्ध होता है। युद्ध कौन सा होता है, वेदरा। किस किस के बीच में हो रहा है, डच और अंग्रेजों के बीच में हो रहा है, जिसमें डच हार रहे हैं, अंग्रेज जीत रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका क्या हो जा रहा है, पतन हो रहा है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे इनका इस युद्ध के बाद पतन हो रहा है डचों का, ठीक है। अब ये 1600 में क्या होता है, इंग्लैंड की रानी है, क्या नाम है, रानी एलिजाबेथ प्रथम। तो गाइस याद रखिएगा, नाम एलिजाबेथ प्रथम है। तो इन्होंने क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है, अधिकार पत्र प्रदान किया,
ठीक है। कौन था? अधिकार पत्र। कब किया? 1600 में किया, ठीक है। तो प्रारंभ में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था, ठीक है। ये कौन ना पूछ रहा है, ये याद रखिएगा कि पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो मुगल दरबार में जाने वाला जो प्रथम अंग्रेज है, इंपॉर्टेंट बात हो रही, कैप्टन हॉकिंस है मुगल दरबार में जाने वाला, ठीक है। जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में क्या होता है कि 1609 में जहांगीर के टाइम में क्या होता है, मुगल दरबार में जाता है, ठीक है। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद है, पहला बंदा जो मुगल दरबार में आया कैप्टन हॉकिंस है, किसके टाइम में आया? जहांगीर के टाइम में, 1609 में आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा है? रेड ड्रैगन है। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट हो गई, ये क्या है? पहला जहाज है रेड ड्रैगन, ठीक है। तो गई 1611 की बात करें तो दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर क्या था, सबसे पहले अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में क्या करा? अपनी व्यापारिक कोठी बनाई। मतलब हमने एक पढ़ा पुर्तगीज़ की, पुर्तगाली, फिर हमने डच पढ़ा, फिर हमने पढ़ा, अब हम कर रहे हैं अंग्रेज़। तो पुर्तगीज़ की जो पहली व्यापारिक कोठी थी गाइस कोचीन में थी, ठीक है। लेकिन हमने जब डच पढ़ा तो हमने करा मसूलीपट्टनम, और दो बनाई थी इन्होंने। एक तो इन्होंने बनाई मसूलीपट्टनम में, दूसरी इन्होंने बनाई पुलिकट में, ठीक है। अब हम बात करें हैं अंग्रेज़ों की जो पहली व्यापारिक कोठी है उसकी बात करें तो इनकी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ गई है? सूरत। देखो तो ये मसूलीपट्टनम, तो पुर्तगीज़ की कहाँ थी? कोचीन में थी, और डचों की पहली जो थी वो मसूलीपट्टनम में थी, दूसरी आपकी पुलिकट में थी, और अंग्रेज़ों की भी पहली जो है वो है मसूलीपट्टनम में, ठीक है। अब क्या है, जहांगीर ने क्या किया कि 1613 में एक फरमान जारी किया और अंग्रेज़ों को सूरत कहाँ पे है गाइस? गुजरात। तो सूरत में क्या है, थॉमस एलवर्ड के अधीन क्या है, व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दे दी। मतलब एक तो इन्होंने व्यापारिक कोठी यहाँ मसूलीपट्टनम में बना दी थी, दूसरी जो है ये जहांगीर हैं जो बेवकूफ़ इंसान, उन्होंने क्या करा था, सूरत में इन्हें अधिकार दे, मतलब कि वो दे दिया था, क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं, फरमान जारी कर दिया था कि भैया आप जो है ना सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक नोट है, उसे पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि पूर्व तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम जो व्यापारिक कोठी है मसूलीपट्टनम में कब? 1611, अभी हमने देखा खोली, और पश्चिमी तट पे सूरत में 1613 में खोली है व्यापारिक कोठी। पूरब में मसूलीपट्टनम, पश्चिम में सूरत में, ठीक है। अच्छा, पहली बार जो है सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, हुआ नहीं। सूरत में कब हुआ? 1613 में, ठीक है। अब देखिए 1615 में क्या, सिर्फ 1613 तक की बात हमने कर ली। 1615 में क्या होता है कि जेम्स फर्स्ट ने क्या करा, सर टॉमस रो को अपना राजदूत यानी कि एम्बेसडर बनाकर क्या किया, जहांगीर के दरबार में भेजा, ठीक है। तो ये टॉमस रो है, उसने क्या किया कि 1619 तक भारत में रहा, ठीक है। तो 1615 में भेजा था टॉमस रो को जहांगीर के टाइम में, 1619 तक वो रहा भारत में, ठीक है। अब ये जो टॉमस रो है ना, उसने जहांगीर और जो खुर्रम यानी कि शाहजहाँ, जहांगीर का बेटा, उससे अंग्रेज़ों के लिए कुछ जो है व्यापारिक छूट जो है प्राप्त करने में सफल हो गया। मतलब ये चाहता था कि जो मुग़ल जो शासक है ना, वो अंग्रेज़ों को थोड़ी सी छूट दे दे, व्यापारिक छूट, तो इसे मिल भी गई, ठीक है। मतलब ये टॉमस रो किसके, एक तो जहांगीर और खुर्रम, इन दोनों से, खुर्रम यानी शाहजहाँ उसका जो बेटा था, उससे प्राप्त भी कर ली उसने। अच्छा, 1632 में क्या होता है, गोलकुंडा, इंपॉर्टेंट हो गया, दक्षिण में गोलकुंडा। तो 1632 में क्या होता है कि जो गोलकुंडा का सुल्तान होता है यानी कि जो भी शासक होता है, उसने अंग्रेज़ों को क्या है, एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार क्या होता है, अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा यानी जो सिक्के थे उनके, स्वर्ण सिक्के, वार्षिक कर देकर क्या है, गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर जो है स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। मतलब कहानी कुछ ऐसी कि गोलकुंडा की कहानी है, वहाँ का एक राजा है मान लीजिए, तो उनने क्या करा, ये अंग्रेज हैं, अंग्रेज़ों को एक फरमान जारी कर दिया। उन्होंने कहा भैया आप हमें ना, ये बंदे ने कहा, जो भी शासक है, इन्होंने बोला कि एक काम करिए ना, आप हमें दीजिएगा 500 पैगोडा यानी कि स्वर्ण सिक्के, ठीक है। और आप जो है ना, यहाँ पे एक बंदरगाह है, मतलब जो गोलकुंडा राज्य के जो बंदरगाह है उस पर आप स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो मतलब पैसे का खेल है, सब ने पैसों के चक्कर में ये सब कर दिया, ठीक है। तो 1639 में क्या होता है, अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगीर के राजा के मद्रास पट्टे पर, तो इन्हें क्या किया, फ्रांसिस डे ने चंद्रगीर है उनके राजा से क्या किया, मद्रास पट्टे पर ले लिया, वहीं एक क्या है, किलाबंद कोठी का निर्माण किया। तो इस कोठी का नाम इसने रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है कालांतर में
कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय था बना। ठीक है, मतलब कोरोमंडल तट कौन सा है गाइस, ये भारत है, तो यहाँ पे ये वाला जो तट है वो आपका कोरोमंडल तट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसमें लिखा है 1661 में क्या होता है, पुर्तगाली राजकुमारी यानी कि कैथरीन ऑफ ब्रैगेंजा एवं ब्रिटेन के जो राजकुमार यानी चार्ल्स द्वितीय, इन दोनों का विवाह हो जाता है। ठीक है, तो फिर इस अवसर पे क्या होता है, दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने क्या करा, चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दे दिया। मतलब वैसे ये कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के पास क्या था, बम्बई था। बम्बई इन्होंने क्या करा, पुर्तगाली तो गैस ये होता है ना, जो लड़की है वो पुर्तगाल की है, गर्ल जो है GIRL, ठीक है, गर्ल जो है वो पुर्तगाल की है। अब ये तो देंगे दहेज, तो इन्होंने दहेज में जो है मुंबई किसको दे दिया, ब्रिटेन के जो राजकुमार है चार्ल्स द्वितीय, क्योंकि इनका और ये जो गर्ल है इनका, पुर्तगालियों की जो लड़की है उन दोनों की शादी हो रही, तो दहेज में कुछ दे दिया, तो मुंबई दे दिया। अच्छा 1668 में क्या होता है, जो चार्ल्स द्वितीय उसने अब क्या किया, उसने जो है बम्बई को ना 100 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया बम्बई। मतलब ऐसा हुआ कि पुर्तगालियों से बम्बई कहाँ आया, चार्ल्स द्वितीय के पास आया, और चार्ल्स द्वितीय ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया। ठीक है, पैसा लिया दे दिया, उन्होंने कहा भैया आप साल में इतने रुपये दीजिए और ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि 1687 में क्या होता है, अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर क्या कर दिया, बम्बई को बना दिया, क्योंकि अब तो अंग्रेजों के बाद बम्बई आ गया। पहले सूरत में था, गुजरात में सूरत है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मुंबई को बना दिया। अच्छा यहाँ पे लिखा है गोराल्ड ओंगियर, ठीक है, सूरत का प्रेसिडेंट, बम्बई का गवर्नर ने क्या करा, बम्बई शहर की स्थापना करी। चलिए गोराल्ड ओंगियर, ठीक है, इन्होंने क्या करा, बम्बई शहर की स्थापना करी। कब की बात है, 1669 से 77 की बात है इस बंदे की। ठीक है, ये कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो मतलब ये है बम्बई शहर की स्थापना गोराल्ड ओंगियर। अच्छा यहाँ पे लिखा है बंगाल के जो शासक शहसुदा बंगाल पहुंच गए, तो उसने क्या करा कि 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दी, और क्या करे, इस अनुमति को जो है निशान कहते थे। मतलब ये हुआ कि हर कोई जो है ना अंग्रेजों को अब व्यापारिक छूट देने लगा था। ठीक है, और अंग्रेज यहीं से क्या होते गए स्ट्रांग होते गए। ठीक है, चलिए बंगाल में भी अब छूट मिल गई। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव यानी कि सुल्तानुती, हाँ तो वैसे ये इंपॉर्टेंट नाम आ रहे हैं। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव यानी कि सुल्तानुती हो गया और कलिकट हो गया और गोविंदपुर हो गया, उसकी जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर मतलब 1200 रुपये दिए और प्राप्त कर ली। और यहाँ पे क्या है, फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया, तो ये हो गई बड़ी बात। ठीक है, तो कौन से 3 गांव थे, सुल्तानुती और फिर गाइस कलिकट और है गोविंदपुर। ठीक है, तो यहाँ पे इनने क्या करा, फोर्ट विलियम का निर्माण करा, राइट। फिर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम्स के प्रथम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो कौन थे, चार्ल्स आयर। कालांतर में यही जो है कलकत्ता नगर कहलाया। कौन सी जगह कलकत्ता नगर कहलाई, ये फोर्ट विलियम्स। ठीक है, जो इसका निर्माण करा यही जो है बाद में कलकत्ता कहलाया, जिसकी नींव है जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। किसकी, कलकत्ता की, जॉर्ज चारनॉक, राइट। बाद में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी क्या रखे, फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। अब यहाँ पे हम गए अंग्रेजों के बाद बात करने लगे हैं फ्रांसीसियों की। ये भी यूरोप के ही थे फ्रांसीसी, राइट। तो इनकी जो आपका फ्रैंको कैरो के द्वारा जो है प्रथम कोठी जो है सूरत में स्थापित करी गई। तो गए सूरत में ना बड़ी सारी स्थापित करी गई, तो याद रखिएगा, जहाँ सूरत है वो तो याद ही रखिएगा। ठीक है, अब क्या होता है 1674 में फ्रांसीसी, मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था, पुर्तगाली पढ़े, फिर हमने डच पढ़े, डच के बाद अंग्रेज पढ़े, अभी हम फ्रांसीसी पढ़े, और अंग्रेज तो रहेंगे ही। ठीक है, तो 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के जो निर्देशक है, क्या नाम है, फ्रैंक्विस मार्टिन ने करा वाली कोंडापुर के सूबेदार यानी कि शेर खां लोधी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में क्या है आपका पांडिचेरी के नाम से जाना गया। तो ये बात भी हो जाती है इस इंपॉर्टेंट। अब यहाँ लिखा है प्रथम कर्नाटका युद्ध, तो ये हो गई बात इंपॉर्टेंट। ठीक है, कर्नाटका युद्ध प्रथम, ठीक है, तो प्रथम कर्नाटका युद्ध कब हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1746 से 48 के बीच में हो रहा है, राइट। तो उसमें क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। मतलब कैसे क्या हो रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया में लड़ाई हो रही है उत्तराधिकार के लिए। ठीक है, और यहाँ कर्नाटका में हो रही है भैया। ठीक है, तो जो प्रथम कर्नाटका युद्ध है उसमें क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा है। और इसमें लिखा है कि 1748 में हुई एला शापल की संधि के द्वारा क्या होता है, ऑस्ट्रिया,
सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया कहाँ पे है? यूरोप में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, हम यूरोप में की कहानी चले, हम यूरोप की बात करें। ऑस्ट्रिया है तो ऑस्ट्रेलिया, तो एला शापला की संधि के द्वारा क्या होता है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध हो जाता है समाप्त। तो इसी संधि के तहत क्या, प्रथम कर्नाटक, मतलब ये कहानी आप समझ लीजिए कि जो है ना यूरोप में भी चल रहा है युद्ध, ठीक है, यूरोप में ही चल रहा है युद्ध, ठीक है। जो अंग्रेज, देखिए दो लोगों के बीच में चल रहा है, दो मतलब उसके, एक फ्रांसीसी है और एक अंग्रेज है, ठीक है। और भारत में भी यही चल रहा है, कर्नाटका में फ्रांसीसी हैं और अंग्रेज हैं, भारतीय तो है ही, वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू हुआ तो यहाँ पे भी शुरू हो गया। अब क्या होता है कि जो यहाँ पे हो रहा है ऑस्ट्रिया में हो रहा है, यानी कि जो यूरोप में हो रहा है, उसमें ना एंड में हो जाती है संधि, और संधि का नाम है एला शापल की संधि, ठीक है। और कब हो रही है संधि ना, ये भी याद रखिएगा, 1748 में हो रही है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही युद्ध यहाँ पे समाप्त होता है, संधि हो जाती है, वैसे ही भारत में भी समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे 48 में, ये भी 1748 जैसी संधि हुई समाप्त, ठीक है। तो ये था गाइस आपका प्रथम कर्नाटका युद्ध, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है द्वितीय कर्नाटका युद्ध, तो 47 में, तो 48 में पहला खत्म होता है, तो 49 में दूसरा स्टार्ट हो गया। तो 1749 से लेकर 54 तक हुआ, ठीक है। तो इस युद्ध में क्या होता था, फ्रांसीसी गवर्नर है, क्या है नाम है, डुप्ले। डुप्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है फ्रांस का, ठीक है। तो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, ठीक है। उसकी हार हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, उसे जो है वापस बुला लिया गया, मतलब जो डुप्ले है उसको फ्रांस वापस बुला लिया गया, और उसकी जगह पर किसे, गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना के भेज दिया गया। अच्छा, पुडुचेरी की संधि के साथ जो है युद्ध जो है आपका यहाँ पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो पहला जो युद्ध समाप्त हुआ है ना, उसमें जो ऑस्ट्रिया में संधि, उधर यूरोप में जो संधि हुई है, वो है आपका एला शापल की संधि, ठीक है। जो दूसरा यहाँ पे युद्ध हो रहा है आपका कर्नाटका का युद्ध, जो है आपका 1749 से लेकर 54 तक हो रहा है, तो उसमें जो संधि हुई है और युद्ध जो समाप्त हुआ है, वो है पुडुचेरी की संधि हुई है। कब हुई है आपकी, 1755 में हुई है, ओके। और युद्ध में क्या होता है, जब संधि होती है तो विराम हो जाता है, युद्ध बंद हो जाता है, ठीक है। अब कर्नाटका का जो तीसरा युद्ध है उसकी बात कर ले, तो गाइस उसी के देखिए यहाँ पे 55 में संधि हुई थी और 56 में वापस से युद्ध स्टार्ट, ठीक है। 1756 में युद्ध स्टार्ट हो रहा है और 63 तक चल रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि 1756 में जो ये क्या होता है कि में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक क्या है अंग था, यानी कि ये यूरोप में चल रहा है युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है। सप्तवर्ष यानी कि पिछले 7 साल से चल रहा था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे अंत हो रहा होता है, तो पेरिस की संधि होने पर क्या युद्ध समाप्त हो जाता है। तो यानी कि तीसरा जो कर्नाटका युद्ध है उसमें कौन सी संधि होती है, पेरिस की संधि होती है। ये भी फ्रांस का हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा युद्ध, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1760 की बात करते हैं। अंग्रेजी सेना ने क्या, सर आयरकूट के नेतृत्व में क्या होता है, वॉन्डिवॉश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया। मतलब कहानी ना अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो तीसरा युद्ध भी हमने देख लिया, तीसरे युद्ध में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ और क्या है, पेरिस की संधि हो जाती है। यहाँ पे तीसरा युद्ध समाप्त हो जाता है। अब 1760 में क्या होता है, जो आयरकूट जो अंग्रेजी सेना के होते हैं, उनके नेतृत्व में क्या होता है, वांडीवॉश की लड़ाई होती है। वांडीवॉश एक जगह है, वांडीवॉश की लड़ाई होती है, फ्रांसीसियों को जो है बुरी तरह यहाँ पे हरा दिया जाता है, अंग्रेज जीत गए। नेक्स्ट लिखा है कि 1761 में क्या होता है, अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। पौंडीचेरी किसके पास, फ्रांसीसियों के पास था, तो अंग्रेजों ने छीन लिया। और 1763 में क्या होता है, पेरिस की जो संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर क्या है, शेष अन्य प्रदेशों को क्या है लौटा दिया। और 1749 में फ्रांसीसी कब्जे में थे, जो क्या था 1749 तक जो है फ्रांसीसी कब्जे में थे, और ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक जो है फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रहे, ठीक है। तो गैस यहाँ पे देखिए ये पार्ट भी हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। तो गैस टीवी तो चल रही है मेरी, और क्या बोलते हैं 1983 का वर्ल्ड कप मैच नहीं आ रहा था, गैस मूवी आ रही थी 83, ठीक है। तो वो हो गई ख़त्म, और इंडिया क्या हो गया, जीत गई, ठीक है, और मूवी ख़त्म हो गई। तो एंड में नहीं देख पाई, चलिए कोई बात नहीं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए पार्ट 40 जो है हम कर चुके हैं। पार्ट 40 भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन हमने देख लिया। उसके बाद जो 41 है, पार्ट 41 कितना टाइम हो गया, 34 मिनट की वीडियो हो गई है। तो 41 ज़्यादा बड़ा नहीं, चलिए 41 कंप्लीट होते। बंगाल पर जो है अंग्रेजों का आधिपत्य, देखिए बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक। मतलब शुरुआत जो है अंग्रेज़ों की ना अपनी शक्ति को मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की बंगाल से ही हुई है, डायरेक्ट दिल्ली पर नहीं हुई है, ठीक है।
तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में जो है बंगाल सबसे ज़्यादा संपन्न राज्य था। देखिए गाइस क्यों संपन्न ऐसे भी हो सकता है ना कि अगर ना कोई ऐसा राज्य है जो जिसके पास बंदरगाह है, बंदरगाह भी है, ठीक है, बंदरगाह है। मतलब आप समझिए ना कि अगर विदेशी व्यापार हो रहा है अच्छा खासा किसी बंदरगाह से, तो समझिए ये समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो पहले तो समुद्र से ही व्यापार भी हो रहा था, तो ये जो है अच्छा खासा बंगाल जो है ना समुद्र से जुड़ा हुआ था। तो इस वजह से आप कहते हैं बम्बई आपका समुद्र से जुड़ा था, गुजरात था, तो ये संपन्न जगह हो गई सारी, ठीक है। हालांकि आज अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है, जो कि बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। जैसे आप आज महाराष्ट्र में देख लें, मुंबई देख लें, तो उसकी स्थिति अच्छी है, लेकिन ये वेस्ट बंगाल की कारण क्या है पता नहीं, लेकिन स्थिति बहुत ख़राब है, जो कि बहुत अच्छी होनी चाहिए। जबकि सोचिए अगर अंग्रेज आ रहे हैं ना और किसी एक जगह पे आकर टिक रहे हैं ना, तो और शुरुआत जहाँ से कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो अच्छा देख के कर रहे होंगे, लेकिन आज स्थिति बहुत ख़राब है। अब यहाँ पे क्या है, बंगाल जो है सर्वाधिक संपन्न राज्य था। देखिए यहाँ पे भी ऐसा लिखा है, आज स्थिति इतनी ख़राब है वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें। अच्छा यहाँ पे लिखा है, मुर्शिद कुली खां जो है स्वतंत्र शासक था, परंतु वो नियमित रूप से क्या करता था, मुगल बादशाह को जो है राजस्व भेजता था। मतलब बंगाल का जो स्वतंत्र शासक था मुर्शिद कुली खां था, स्वतंत्र था, मतलब ये जो मुगल साम्राज्य से अलग था बंगाल, मतलब स्वतंत्र कह सकते हैं। लेकिन फिर भी वो क्या करता था ना कि मुगल बादशाह को क्या है राजस्व यानी पैसा लगान भेजता रहता था। मुर्शिद कुली खां ने क्या करा, अपनी राजधानी ढाका से कहाँ कर दी, मुर्शिदाबाद, यानी कि भागीरथी नदी के तट पर कर दी, ठीक है। और फिर उसने क्या कहा, इजारेदारी प्रथा जो है प्रारंभ करी, और जो कृषकों को क्या तकाबी यानी खेती के लिए अग्रिम कर्ज जो है प्रदान किया। मतलब खेती, अगर आपको खेती करनी है, आपके पैसा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहले कर्ज ले लीजिए, मतलब लोन ले लीजिए, अपनी खेती करिए। इसको बोला तकाबी ऋण, ठीक है, तकाबी लोन हो गया ये, ठीक है। अच्छा इसने और क्या स्टार्ट किया, इजारेदारी प्रथा स्टार्ट की, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसका जो उत्तराधिकारी है, इसका जो दामाद था यानी कि सुजाउद्दीन था, ठीक है। कौन हुआ, सुजाउद्दीन, ओके। तो 1740 में क्या होता है, गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार यानी अलीवदी खां बंगाल का नवाब बन जाता है, ठीक है। तो बंगाल का नवाब कौन बना है, अलीवदी खां, अलीवदी नहीं सॉरी अलीवर्दी खां, ठीक है। तो कौन सा युद्ध हो रहा है, गिरिया के युद्ध में, ठीक है। इसने अपने शासनकाल में क्या किया, मुगलों को राजस्व देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और इसके शासनकाल में क्या होता है, बंगाल इतना समृद्धिशाली बन गया कि बंगाल को भारत का क्या है, स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी कौन है, इसी का दामाद सिराजुद्दौला, ठीक है। तो गैस देखिए अभी हमने पढ़ा मुर्शिद कुली खां पढ़ा एक, ठीक है, और फिर है सरफराज खां, अली वर्दी खां, और उसके बाद उसका दामाद सिराजुद्दौला, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए क्या लिखा है कि 1756 को क्या होता है, काल कोठरी की त्रासदी यानी कि ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। यानी कि काल कोठरी की त्रासदी कहानी है 1756 की, ये घटना होती है। तो इस घटना में क्या होता है, इस घटना के रचयिता कौन है, जेड हॉलविल थे, ठीक है। इनके अनुसार क्या होता है, नवाब जो सिराजुद्दौला, अभी जो बंदा हमने पढ़ा है ये जो है सिराजुद्दौला, तो उसने क्या करा 20 जून की रात को, यानी देखिए 20 जून 1756, तो 20 जून की रात को क्या करा, 146 मतलब 146 अंग्रेजों को क्या करा, एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। और अगले दिन क्या होता है कि जो ये 146 में से केवल जो है 23 अंग्रेज जिंदा बचते हैं और बाकी सब मर जाते हैं। अब है प्लासी का युद्ध, तो आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है 1757, ठीक है। तो अंग्रेजों के जो सेनापति यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, इंपॉर्टेंट नाम हो गया। तो गाइस हम बात कर रहे हैं 1757 की प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब यानी कि सिराजुद्दौला के बीच में होता है युद्ध, राइट। तो नवाब जो है ये सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण क्या होता है, पराजित हो जाता है। यानी कहानी कुछ ऐसी है कि वर्सेस यानी कि अंग्रेजों में है रॉबर्ट क्लाइव, के से होता है या सी से होता है पता नहीं, और यहाँ पे है सिराजुद्दौला, इसी का सेनापति है मीर जाफ़र। अब इसने क्या करा ना, मीर जाफ़र ने पहले ही ना ये किसकी साइड हो गया था, अंग्रेजों की साइड हो गया था, तो इसने धोखा दे दिया। तो ये जो है सिराज क्या होता है, हार जाता है। तो अंग्रेजों ने क्या करा, इस मीर जाफ़र को क्या करा, बंगाल का नवाब बना दिया। तो मीर जाफ़र तो पहले अंग्रेजों की साइड हो गया था, उन्होंने कहा था ठीक है मैं आपकी साइड से लड़ूंगा, मतलब मैं लड़ूंगा उसकी साइड से, मतलब सब चीटिंग करूंगा, राइट। तो आप मुझे बंगाल का नवाब बना दे रहे, अंग्रेजों
अंग्रेजों ने कहा ठीक है। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला तो हार जाता है और मीर जाफ़र को क्या करते हैं, बंगाल का नवाब बना देते। तो गाइस याद रखिएगा आप लोग, ये एक पूरा का पूरा वो सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। तो सिराज के बाद आ गया देखिए यहाँ पे मीर जाफ़र। तो यहाँ पे नाम देखिए, सिराज के बाद है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के बाद बंदा, मीर जाफ़र भी ना अंग्रेजों से परेशान हो जाएगा, तो फिर कौन आएगा, मीर कासिम आएगा। मीर कासिम के बाद फिर से वापस से मीर जाफ़र आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब है प्लासी का युद्ध हो गया, मीर जाफ़र आ गया, ठीक है। अब है प्लासी की लड़ाई में क्या होता है, मोहम्मद लाल, इंपॉर्टेंट नाम है मोहम्मद लाल मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मतलब ये है कि नवाब ने के साथ तो सबने चीटिंग कर ली सिराजुद्दौला के साथ, लेकिन वफादार भी रहे कुछ लोग। उसमें एक है आपका मोहम्मद लाल और मीर मदान, ये दो नाम याद रखिएगा। तो मीर मदान लड़ते हुए क्या है, मारा गया। और प्लाती जो है आपका भागीरथी नदी जो है ना आपकी, उसके किनारे है, तट पर है, राइट। अच्छा अब बात करते हैं क्लाइव, और यहाँ पे कौन था, अंग्रेजों की साइड से रॉबर्ट क्लाइव था ना प्लासी के युद्ध में, ठीक है। तो अब है रॉबर्ट क्लाइव की बात हो रही। तो रॉबर्ट क्लाइव यानी कि क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफ़र, देखो मीर जाफ़र ने कहा ठीक है मैं चीटिंग करूँगा तो आप मुझे नवाब बना देना। तो भैया अभी अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली ही तो हुआ मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र को क्या है, अंग्रेज़ों ने 1760 में क्या है हटाया, और उसका जो दामाद था यानी कि मीर कासिम, एक्चुअल में ना ये परेशान हो गया था अंग्रेज़ों से बहुत पैसा, मतलब ये है कि आप पैसा दो, हमारी बात सुनो, हस्तक्षेप कर रहे थे। तो मीर जाफ़र ना अब अपने अकॉर्डिंग करने लग गया था कुछ कुछ, तो अंग्रेज उससे नाराज़ हो गए। अब अंग्रेज़ों ने क्या करा, उसको ना हटा दिया, और उसका जो दामाद था मीर कासिम, उसको क्या करा, बंगाल का नवाब बना दिया। अच्छा मीर कासिम ने जो अपनी राजधानी क्या करी, मुर्शिदाबाद से कहाँ पे कर ली, मुंगेर कर ली, यानी कि मुगदलपुर कर ली, ठीक है, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद से कहाँ कर ली गई, मुंगेर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इसने कहा भैया मुर्शिदाबाद के आसपास रहते थे अंग्रेज। अब क्या होता है ना, मीर जाफ़र तो परेशान हो गया था, अपने अकॉर्डिंग करने लगा था, तो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को, अब मीर कासिम भी परेशान हो गया था अंग्रेज़ों से। तो उसने कहा भैया एक काम करते हैं ना, अंग्रेज़ों से थोड़ा सा दूर चलते हैं, जहाँ अंग्रेज़ों की बस्तियाँ या रह रहे हैं उनसे थोड़ा सा दूर चलते हैं। तो अब उसने क्या करा, मुर्शिदाबाद में अंग्रेज़ ज़्यादा थे, तो उसने क्या करा, भैया दूर चलो, चलो दूर। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर पहुँच गया। तो बंगाल की राजधानी का क्रम देखिए, ढाका था, ढाका इस वक्त कहाँ है गए, बांग्लादेश में, राइट। तो ढाका मतलब वो भी तो अपना ही पार्ट था, मतलब भारत का। तो ढाका था, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद के बाद हम कहाँ पहुँच गए, मुंगेर पहुँच गए, मुंगेर पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे होता है बक्सर का युद्ध, कब होता है, 1764 में होता है। अंग्रेज और अभी मीर कासिम, देखिए मीर कासिम भी वही बंदा था जो जिसको अंग्रेज़ों ने बना दिया था, ठीक है। वो भी अब परेशान हो चुका है अंग्रेज़ों से, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, एक साइड तो अंग्रेज है, इंग्लिश, ठीक है, और दूसरी साइड कौन कौन है, वर्सेस मीर कासिम, अवध का जो नवाब है शुजाउद्दौला, कहाँ का, अवध, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो ये तीनों नाम याद रखना है। यहाँ पे है शुजाउद्दौला, मीर कासिम, अवध का शुजाउद्दौला, और मुग़ल सम्राट कौन है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो इनके बीच में युद्ध हो रहा है। तो ये तीन बंदे एक साइड और एक अंग्रेज एक साइड। तो क्या होता है, इस युद्ध में क्या है, अंग्रेज जीत गए, और इस युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज सेनापति यानी कौन था, हेक्टर मुनरो था। तो भैया बड़ा युद्ध था, बक्सर का युद्ध 1764 की बात है, अंग्रेजों की साइड से हेक्टर मुनरो, और ये तीन लोग इधर से थे, दूसरी साइड से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहानी क्या है, तो कहानी ख़त्म हो गई है यहाँ, तो अंग्रेज जीत गए, कहानी खत्म। देखिए क्या है ना, लूस एंड में एक चीज़ है, इस लूस एंड में ना कहानी पूरी नहीं होती है, ठीक है, शॉर्ट में लिखी होती है। अगर आपको पूरा पढ़ना है ना तो गैस आप घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं। अगर आप वनडे एग्जाम या प्री की बात करें तो घटना चक्र आप जरूर करिएगा। आप चैनल की, मेरे जो चैनल है ना उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप घटना चक्र कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको थोड़ा इससे अधिक जानना है तो। फिलहाल लूसेंट जो है आपका प्री के लिए सही है, और क्या बोलते हैं जो वनडे एग्जाम है ना उनके लिए सही, जिसे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसके लिए तो लूसेंट बेहतरीन बुक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और समझना है, मतलब उसके पीछे की स्टोरी समझनी है, तो आप जाइए, आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। रेफरेंस बुक अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कम में आप घटना चक्र जरूर देखिएगा। तो आप चैनल, जो मेरा चैनल है PCS चौहान, उसी के उसमें आप क्या करिएगा ना, उसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा। जब प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो आपको ना सारे सब्जेक्ट की घटना चक्र की क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट खोलिए, आपको सारी जो है चैप्टर वाइज वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों चलिए फिर इस वीडियो में ना हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जो नेक्स्ट है वो है अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध, उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन अब छोड़िए, अब क्या है 44 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो गाइस बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करा करिए, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ सजेस्ट करिए अगर आप अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहते हैं चैनल के लिए, मेरे लिए, मतलब मेरे पढ़ाने पर, तो आप बिल्कुल कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। और गाइस चलिए फिर आज के लिए इतना बहुत है। तो अब कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।